नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट न्यूज है, सबसे करंट न्यूज है, वो बांग्लादेश को लेकर के है। साथियों, इस टाइम में बांग्लादेश की जो सिचुएशन हो रखी है वो ये है कि वहां पे सैकड़ों कारखाने वो बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। लाखों लोग मजदूर हैं वहां पे, वो बेरोजगारी की कगार पे खड़े हैं। और जो बांग्लादेश अपनी टसन में चलता था, वो अपनी अकड़ में चलता था, साथियों भारत ने उसकी अकड़ निकाल दी है। और अकड़ ऐसी निकाली है भारत ने कि साथियों वो लगभग उसको संभलने में कई सदियां लग जाएंगी। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बांग्लादेश के अंदर ये महोदय बैठे हुए हैं, ये महोदय मोहम्मद यूनिस है, वहां की अंतरिम सरकार है, उसके मुखिया हैं ये। और साथियों ये मतलब अपने आप को मतलब ये समझता है कि पूरा मैं फुल इकोनॉमिस्ट हूँ, मतलब मैं मेरे को दुनिया का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स का ज्ञान है। साथियों ये मोहम्मद यूनिस है, ये भारत बांग्लादेश के अंदर वहां पे जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज रहता है उसको टारगेट बनाता है, उसको टारगेट बनाता है। वहां सरेआम लोगों को जलाया जाता है, मारा जाता है, उनको गोलियां निकाली जाती हैं। ये सब कुछ मतलब अपने आप को ये समझता है इकोनॉमिस्ट, और वहां पे ऐसी हरकतें करवा रहा है। इवन साथियों ये बांग्लादेश जो ये मोहम्मद यूनुस है, ये बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से आए हुए डेलीगेशन हो, चाइना से आए हुए डेलीगेशन हो, ये खुद चाइना जा करके आए हुए, ये खुद पाकिस्तान जाए, जहां मन करता है वहां मन में आता है वो बोलता रहता है। इवन ये हाल ही के अंदर चाइना जाके आया था, तो वहां पे ये बोल के आता है बड़े कॉन्फिडेंस से कि भाई साहब भारत को अगर पूर्वोत्तर में जाना है, मतलब जो अपनी सेवन सिस्टर राज्य हैं असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उनके अंदर जाना है तो भारत को बांग्लादेश की परमिशन से जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान को बार बार में वहां बुला रहा है, भारत में अशांति फैलाने के लिए पूरा मतलब एकदम रेडी बैठा हुआ है। आप और हम लोग सोच रहे थे कि यार जब इतना हो रहा है, बांग्लादेश इतू सा देश हमारे सामने, उसका इलाज क्यों नहीं कर देते। साथियों इसकी एक कहानी है। भारत हमेशा एक बुद्ध की धरती है, ये हमेशा युद्ध को जन्म नहीं देता है, ये मतलब बुद्धि से काम करता है। भारत कभी नहीं चाहता कि युद्ध हो, हम लोग बुद्ध के रास्ते या बुद्ध के मार्ग से चलते हैं। भारत ने ऐसा सोचा कि यार युद्ध से इसका परमानेंट इलाज नहीं निकलेगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल ये शांति से बैठ जाएगा, दोनों देशों का नुकसान होगा। हम क्यों ना एक ऐसा कूटनीतिक हल निकाले, हम एक ऐसी काट निकाले, ऐसा तोड़ निकाले कि ये लगभग इसको संभलने में कई सदियां लग जाए वापस। तो हम लोगों ने जब इसकी रिसर्च की तो इनको समझ में आया कि भाई साहब इनके पास में पैसा कहाँ से आता है, ये सबसे ज्यादा उछल रहा है, पैसा कहाँ से आता है। तो समझ में आई बात कि ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करके आता है अपना कपड़ा, मतलब इनका कपड़ा उद्योग सबसे टॉप है। मतलब ये पूरा इनकी जो मतलब वो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा उछलता है वो कपड़े उद्योग के पीछे उछलता है, क्योंकि कपड़ा उद्योग बेच के आते हैं, वहां से पैसा दबा के लेके आते हैं। भारत ने कहा कि भाई साहब इसी का इलाज कर दिया। भारत ने इसका इलाज ये किया, भारत ने जो इनका एक्सपोर्ट होता था, मतलब ये निर्यात करके बेच के आया करते थे विदेशों के अंदर, जहां सबसे ज्यादा बेचा था भारत ने उन्हीं को बुला लिया यहाँ पे कि भाई साहब आप इधर आओ, आपके पास में ये जो कपड़ा आ रहा है ये हमारे धागे से बन के आ रहा है, और आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट हमसे ले सकते हो। और हमने हाल ही के अंदर यूरोपियन यूनियन है उससे फ्री ट्रेड डील की है, मतलब एकदम फ्री, मतलब जो हमारे टैक्स लगते थे, हमारा महंगा कपड़ा मिलता था उसको हटा दिया और पूरा एकदम फ्री कर दिया। साथियों कहानी इसके इर्द गिर्द ही है, इस पूरी जो ये ट्रेड डील हुई है 27 जनवरी को, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी ये है कि बांग्लादेश में इस टाइम में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भाई साहब प्रोटेस्ट कर कौन रहे हैं, वैसे तो वो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं पिछले लगभग एक दो साल से, पर कर कौन रहे हैं। तो वहां पे जो मिल के मालिक हैं, वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके द्वारा किया जा रहा है, गारमेंट्स इंडस्ट्री है उनके द्वारा किया जा रहा है। भाई साहब चाहते क्या है वो लोग, तो वो चाह रहे हैं कि भारत से जो मतलब माल आ रहा है, जिस पर ड्यूटी लगाओ, उस पर टैक्स लगाओ, वो एकदम बिगर टैक्स आ रहा है, और हमारा माल तो उनसे कंपटीशन ही नहीं कर पा रहा है, हमारा माल बिक नहीं रहा, उन्हीं उनका बिक रहा है, तो आप उन पर टैक्स लगाओ, अगर टैक्स नहीं लगाते हो तो हम लोग छुट्टी करेंगे, हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। कहानी यह है साथियों, जो इनके टेक्सटाइल उद्योग है उसके द्वारा सरकार को ये चेतावनी दी गई है कि भाई साहब आप इस महीने के लास्ट तक या तो टैक्स लगा दीजिए, मतलब जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है, मतलब बिना टैक्स के इंडिया लोग हमारे बांग्लादेश में बेच के जा रहे हैं, उस पर टैक्स लगाओ, नहीं तो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। इवन यहाँ पे बांग्लादेश का जो कॉमर्स मंत्रालय है उसने रेवेन्यू बोर्ड को बोला है कि भाई साहब ये जो ड्यूटी फ्री सुविधा दे रखी है इंडिया को, इसको खत्म कर दो, अब इन पर टैक्स लगा दो। अब कहानी ये है कि जो भारत से जो उनके पास में भारत के द्वारा भेजा जाता है बांग्लादेश के अंदर धागा, वो उनके बाजार में इतना इस टाइम में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप अनुमान लगाओगे यहाँ से 12,000 करोड़ रुपए का उनके पास में स्टॉक पड़ा है इस टाइम के अंदर, जो बिक नहीं रहा है। अब ये पूरी कहानी क्या है, तो इसमें ऐसे है कि जो वहां के मिल के जो मालिक हैं उन्होंने एक चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि ये हम लोग जो ये कदम उठा रहे हैं इसके अंदर हमारी मजबूरी है, हम लोग वैसे नहीं उठा रहे, हमारे कुछ मतलब मजबूरी है। और मजबूरी इन लोगों ने ये बताई कि भाई साहब हमारी 140 कपड़े की मिल तो पहले बंद हो चुके हैं, अगर ये सिलसिला चालू रहा, अगर अब और कपड़े की अगर बंद होती हैं तो हमारे लगभग 10 लाख लोग, मतलब 10 लाख लोगों की नौकरी पे संकट आ जाएगा, मतलब हमारी 10 लाख लोगों की नौकरी है वो खतरे में पड़ी हुई है। अब साथियों ये कहानी क्या है, इसको एक एक चीज को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये जो इतना जो सहार हो रहा है कि भाई साहब इंडिया पे टैक्स लगा दो, इंडिया पे ड्यूटी लगा दो, इंपोर्ट फ्री है उसको बंद कर दो, ये पूरी कहानी इसको समझाता हूँ। साथियों आप जो कपड़ा पहनते हो, आप और हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा जिस चीज से बना है वो धागे से बना हुआ है,
और हम लोग मार्केट में जब कपड़ा लाने के लिए जाते हैं तो हम लोग एक तो सिला हुआ कपड़ा लेके आते हैं, एक बिना सिला हुआ मतलब टुकड़ा लेके आते हैं, बाद में हम हमारे हिसाब से उसको सिल लेते हैं। तो ये दोनों अलग अलग मतलब उद्योग है, दोनों एक तरीके से एक नहीं है, बोलने में आम भाषा के अंदर एक ही बोला जाता है। अब कहानी इसमें यह है कि भारत का सिक्का कौन से वाले में चलता है, तो भाई साहब जो एक होता है टेक्सटाइल सेक्टर, एक होता है गारमेंट सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर की कहानी है कि उसके अंदर धागा होता है और उसके अंदर बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, वो टेक्सटाइल सेक्टर में माना जाता है, टेक्सटाइल उद्योग में माना जाता है। आप जब भी दुकान पे कपड़ा लेने जा रहे हो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो उस दुकान पे कभी देखोगे तो आपको टेक्सटाइल लिखा हुआ मिलेगा, यानी वहां पे बिना सिला हुआ कपड़ा या धागा मिलेगा, वो टेक्सटाइल शोरूम या टेक्सटाइल दुकान होगी। इवन दूसरी जहाँ सिला हुआ कपड़ा, जैसे आपको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, जींस चाहिए, वो सिली हुई मिलेंगी, उस दुकान पे आपको लिखा हुआ मिलेगा गारमेंट्स। गारमेंट्स को दूसरे रूप में बोला जाता है अप्रियल सेक्टर, मतलब गारमेंट सेक्टर या अप्रियल सेक्टर, ये दोनों सेम ही है। अब जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसके अंदर जो प्लेन कपड़ा होता है, जिसके अंदर बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, जिसके अंदर धागा होता है, उसमें भारत की तूती बोलती है। मतलब पूरा वर्ल्ड भारत को उसके अंदर मतलब लोहा मान चुका है कि भाई साहब भारत से अच्छा कोई नहीं दे सकता। इवन आपको मैं एक पुरानी कहानी से लिंक करके बताऊं, पहले भारत से होकर, भारत से गुजर करके एक रेशम मार्ग जाता था जिसको सिल्क रूट बोला जाता था। वो इसलिए जाता था कि यूरोप के अंदर हमारे कपड़े की अच्छी डिमांड थी, क्योंकि अब हमारा कमरा जो कपड़ा था वो वाकई में विख्यात था, वाकई में एक मतलब एक अपने आप में टैग लेके बैठा हुआ था कि वहाँ पे जैसे लोग इंडिया का जो मतलब सूती कपड़ा हो, कॉटन कपड़ा हो, मतलब फाइबर का कपड़ा हो, इन सबको वो लोग मतलब एक अच्छी नज़रों से देखते थे, और वो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति पहनता था तो उसको वाकई में टाटा बिरला की तरह समझते थे। इवन आज भी आप लोग जैसे किसी के घर में अगर मार्बल लग रहा हो तो आप उसको देखना, वहां पे लोग पूछेंगे भाई साहब कौन सा मार्बल लगवा रहे हो, नागौरी मार्बल है, ग्वालियर मिंट है, इटालियन मार्केट है, कहाँ का इटालियन मार्बल है, कौन सा है, मतलब ऐसे एक नाम से चलता है। तो वैसे हमारा कपड़ा उस टाइम में जो सिल्क रूट चलता था, वो नाम ही सिल्क रूट या रेशम रूट था, वो इसलिए कि हमारा रेशम था वो मतलब वाकई के अंदर क्वालिटी वाला था। अब आज भी हमारा जो धागा है वो क्वालिटी वाला है। भाई साहब हमारा क्वालिटी वाला है तो हम बेच इनको क्यों रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट भी तो बेच सकते हैं, उसकी भी कहानी बताएंगे आपको। अब बांग्लादेश इस टाइम में कर क्या रहा है कि हमसे धागा परचेज करता है, मतलब बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड में जहां से धागा मंगवाता है उसका 80% हम दे रहे हैं उसको। हमारे वाला वहां क्यों बिक रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि वो अच्छा है, उसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है, इसलिए बिक रहा है। तो वहां पे बांग्लादेश कच्चा कपड़ा लेके जाता है, कच्चा माल लेके जाता है, धागा लेके जाता है, उसको वहां पे प्रॉपर रूप देता है। रूप का मतलब उसको शर्ट बना देता है, उसकी पैंट बना देता है, उसकी जींस बना देता है, मतलब उसका प्रॉपर एक आइटम बनाता है, आइटम बना करके फिर बांग्लादेश उसको बेच के आता है। मतलब कच्चा माल हमसे बांग्लादेश ने खरीदा, खरीदने के बाद में बांग्लादेश ने उसका शर्ट बनाई और शर्ट बना के ये बेच के आ रहा है। बेच के कहाँ के आ रहा है, यूरोप के अंदर बेच के आ रहा है, अमेरिका में बेच के आ रहा है, मतलब जहां मन कर रहा है वहां बेच के आ रहा है। वर्ल्ड में बेचने में कौन से नंबर में है, तो भाई साहब दूसरे नंबर में है। आप लोग यहाँ पे देखोगे मतलब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, मतलब जो इनका अपरियल सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, जहाँ पे बना के कपड़ा बना के बेच के आने में फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है, भारत फोर्थ नंबर पे आ रहा है। अब भारत में, अब आपको एक चीज यहां से और सोचनी होगी, क्या भारत के अंदर टेक्सटाइल जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है जिसका कपड़ा वो जिसका धागा और कपड़ा वो मंगवाते हैं, वैसा क्या वहां पे नहीं है क्या बांग्लादेश में, भाई साहब है, वहां बांग्लादेश में भी है। पर डिपेंड ये करता है कि मांग कौन से की है, पूरी दुनिया के अंदर डिमांड कौन से की है, मांग कौन से की है, वो भारत वाले कपड़े की है। जब भारत की मांग है तो बांग्लादेशी हमसे खरीदते हैं, फिर उसको बना के फिर बेच के आते हैं। अब बेच चाहे टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लो, चाहे अपरियल सेक्टर की बात, गारमेंट सेक्टर की बात कर लो, इस टाइम में वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है वो भारत आ रहा है। मतलब भारत अपना ही धागा इनको बेचता है और ये इस धागे से शर्ट बना के पूरी दुनिया में बेच के आते हैं, पैसा कमाते हैं। अब कहानी यहां से आई है कि भाई साहब इन लोगों ने तो आपने सर शुरू में ही बता दिया कि ये तो अपना सामान खरीदेंगे नहीं, उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो महंगा होगा, महंगा होगा तो बांग्लादेश के अंदर जो मार्केट है, जैसे मान लो हमारे से ये धागा खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स लगाएंगे, महंगा कर देंगे, तो इनके जो वहां पे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो टेक्सटाइल के लोग बैठे हुए हैं वो अपना सामान बेचेंगे और इस मौके को बुनाएंगे। कौन सा मौका, भारत के विरोध में बना रखा है ना, इस मौके को बुनाएंगे। पर इन बुद्धुओं को समझाया कौन कि भाई साहब तुम्हारे वाले की डिमांड नहीं है, हमारे वाले की डिमांड है, इसलिए हम लोग उससे बांग्लादेश खरीद रहा है, पूरी दुनिया में बेच रहा है। पर इनकी अभी मत्ती मारी गई है। साथियों यहां से अगर एक आंकड़ा है उससे आप लोग अनुमान लगाना, लगभग 2025 में बांग्लादेश ने जहां से कपड़ा खरीदा है उसमें 70 करोड़ किलोग्राम का कपड़ा खरीदा पूरी दुनिया से, उसकी वैल्यू है $2 अरब, और उसमें भारत से खरीदा गया है वो लगभग 70 से 80% कपड़ा इन लोगों ने मंगाया है। मतलब पूरी दुनिया से कपड़ा है उसका 80% ये लोग भारत से लेते हैं, भारत से एक ही वजह से, क्योंकि उसकी डिमांड है, उसकी मांग है, वो कपड़ा क्वालिटी का होता है, मतलब वाकई में वो कॉटन है, रेशम है, वो वाकई में एकदम क्वालिटी का रहता है।
इवन यहाँ तक आप लोग देखोगे कि बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके आता है, निर्यात करके आता है, बेच के आता है। उसका 81% या 85% हिस्सा तो इनके गारमेंट्स का है, मतलब जो ये शर्ट ये बनाते हैं ना, कपड़ा उद्योग, उसी का है। यहाँ तक इनकी जीडीपी के अंदर जो अलग अलग सेक्टर से मिलकर के बनी हुई है, उसमें 10 से 11% इसका रोल रहता है। साथ ही बांग्लादेश की जो सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी है, मतलब बांग्लादेश सर्वाइव कर रहा है, दुनिया में चल रहा है, बांग्लादेश में जिस वजह से पैसा आ रहा है, विदेशी विदेशी मुद्रा भंडार आ रहा है, वो सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग पे टिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। इवन 84% विदेशी मुद्रा आती है, मतलब इस इनके पूरे देश में अगर चारों तरफ से 100 रुपये है, उसमें 84 रुपये तो कपड़े से आते हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंस है इनका कपड़ा उद्योग। अगर इसके अलावा वहां पे लोगों को रोजगार की बात कर ली जाए तो 50 लाख लोगों को तो प्रत्यक्ष में रोजगार मिलता है, और लगभग अप्रत्यक्ष मतलब उससे 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन उससे जुड़ी हुई है। इवन यहाँ पे महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा इसके अंदर मतलब रोल अदा करती हैं, महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। अब साथियों यहाँ से एक लॉजिक निकल के आता है कि भाई साहब जब ये इतना बेच रहा है, इससे तो हर कोई खरीद रहा है, हमारा कपड़ा ये लेंगे नहीं तो इनकी तो चलती रहेगी, चलेगी नहीं। यहाँ से हम लोगों ने इसकी काट निकाली है, इसकी तोड़ निकाली है। वो तोड़ ये है कि भाई साहब हम लोगों ने ये निकाला कि ये कितना बेच के आते हैं पूरी दुनिया में। तो इनका टोटल ये एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करके आते हैं, वो बिलियंस में होता है, लगभग 50 से 60 बिलियंस के अंदर ये लोग सामान बेच के आते हैं। उनमें कपड़े कपड़े की जो वैल्यू होती है वो 40 बिलियन के आसपास रहती है। बाकी 20 बिलियन में क्या होता है, तो बाकी 20 बिलियन में जैसे जूट रहा, चावल रहा, कुछ और चीज रही, मतलब ये जैसे सी फूड रहा, ये सब चीजें बेच के आते हैं। पर 40 मिलियन इनके कपड़ा कपड़े से आते हैं। 40 मिलियन में हम लोगों ने ये सोचा कि भाई साहब ये बेच किसको आ रहे हैं, ये 40 मिलियन ले कौन रहा है इनसे। तो सामने आया कि भाई साहब सबसे बड़ा नंबर में यूरोपियन यूनियन ले रही है। भाई साहब उसके बाद में कौन खरीद रहा है इनसे, भाई साहब इनके उसके बाद में कोई खरीद रहा है तो वो इनसे लगभग यूएस खरीद रहा है। भाई साहब ये दोनों कितना खरीद रहे हैं इनसे, तो 30 बिलियन के आसपास ये लोग खरीद लेते हैं। ओहो, खेल तो यहाँ पे हो रहा है। अब भारत ने हाल ही के अंदर किया क्या कि यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे बुलाया था, और 27 जनवरी को हमारे और उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मतलब कोई टैक्स वो नहीं लगाएंगे हमारे सामान पे, हम उनके वाले पे नहीं लगाएंगे। अब आज से पहले हम क्या थे, अगर यूरोप में सामान बेचने जाते थे ना, तो हमारे जो सामान पे 12% टैक्स लगता था, मतलब 12 से लेकर के 20% तक ये लोग टैक्स लगाते थे। अगर मान लो 1000 रुपए की सामान हम यूरोप में बेचने गई तो हमारी 1200 की बिकती थी, जबकि ये लोग वहां पे बांग्लादेशी लोग हैं, टर्की के लोग हैं, वियतनाम के लोग हैं, ये फ्री थे, टैक्स नहीं लगता था इन पे। इनके 1000 रुपए की सामान वहां पे 1000 में मिलती थी। मतलब धागा सेम है, इंडिया में भी उसी धागे से बनेगा, बांग्लादेशी भी वही धागा खरीदेंगे। एक शर्ट उसको वो बेच के आएंगे, हम बेच के आएंगे तो 1200 रुपए का, ये बेच के आएंगे तो 1000 रुपए का। इन वाला बिकता था, हमारे वाला बिकता नहीं था। तो हम लोगों ने ये भी सोचा था कि भाई साहब इनको आजाद हमने करवाया, बांग्लादेशी को जन्म हमने दिलवाया है, तो कम से कम एक काम और कर देते हैं, इनको पलने देते हैं, हम धागा इनको देते हैं, हम कपड़ा नहीं बनाएंगे, हम धागा ही इनको एक्सपोर्ट करते हैं, और ये इस धागे से बना के अपना सर्वाइव कर लेंगे, अपना जी लेंगे, ये पल लेंगे, बड़े हो जाएंगे। पर हमें नहीं मालूम था कि हमें आंख दिखाएंगे। तो हमने कहा कि अब इनको ये धागा नहीं, वैसे भी इनको नहीं चाहिए, हम दे भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट अब हम लोग इस पे नजरें गड़ा चुके हैं, ये मार्केट कोई निगलने की कोशिश कर रहा है, दोनों मार्केट, तो भारत निगलने की कोशिश कर रहा है। आने वाले 2 साल में इसको भारत निगल जाएगा पूरा। इसको मैं लिंक करके बताऊंगा कि भारत इसको कैसे निगलेगा, वो आगे आपको। भारत की नजरें इस टाइम में है वो इस मार्केट पे है, और इस मार्केट को कैसे लेगा उसको मैं बताता हूँ। साथियों, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो कपड़े की ब्रांडेड कंपनियां हैं, उसके अंदर आप बात करोगे, चाहे कैलविन हो, चाहे टोमी हो, अगर इसके अंदर चाहे स्वीडन के H&M हो, इटली की जॉर्जिया अरमानी हो, जर्मनी की हुगो, पुमा हो, स्पेन की अगर आप लोग जारा, ये वर्ल्ड की वो कंपनी है जो बिलियंस मिलियंस की मतलब अपनी कंपनी ब्रांड वैल्यू लेके बैठी हुई है। ये बांग्लादेश आती थी, बांग्लादेश में कपड़ा बनवाती थी, इसलिए बनवाती थी कि बांग्लादेश में लेबर सस्ती है, कॉस्ट कम आती है, बांग्लादेश में जो धागा है उसकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि इंडिया से जा रहा है। तो ये सब चीजें देख के ये लोग यहाँ बनवाते थे। अब इन लोगों ने भी कट्टी काट ली है यहाँ से, ये भी निकलने यहाँ से शुरू कर दिया है। क्यों निकलना, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में आप देख रहे हो वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे ईंट पत्थर सब फेंक रहे हैं ये लोग। अब ऐसी सिचुएशन है, उसमें कोई विदेशी कंपनी है, उसका एक व्यक्ति एक मतलब नाप लेके आया, एक डिजाइन लेके आया, वो बांग्लादेश आना चाहता है बनवाने के लिए। वो आएगा कैसे, यहाँ का माहौल ऐसा है, कोई अपनी जान जोखिम में डाल के आएगा नहीं। यहाँ तक यहाँ बांग्लादेश का जो अंतरिम सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर यूनिस है वो खुद लुका हुआ है, वो छिपा हुआ है। अगर वो छिपा हुआ है तो विदेशी क्यों आएंगे यहाँ पे। हाल ही के अंदर आप देख सकते हो, मतलब ये आप यहाँ से एक डाटा देखना कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके अंदर कपड़ा उद्योग को लगभग 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इनके, मतलब इन प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी वजह से इनका कपड़ा उद्योग लगभग इनका ग्राफ नीचे आ रहा है। इवन साथियों, आपको एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हो, मेरी तरफ से व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, प्लीज 2 सेकंड का समय लगेगा, आप नीचे एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्लीज दबा दीजिए। आपका दबाना हमें इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि हम लोग कल और भी इससे बेटर वीडियो लेके आए। इवन साथियों, एक एक चीज यहाँ से ये निकल के आई कि ये बांग्लादेशी हाल ही के अंदर चाइना गए थे, चाइना जाकर के वहां पे कहते क्या है कि भाई साहब आपको व्यापार करना है, अगर आपको व्यापार करना है तो आप बांग्लादेश में आइए। और ये और क्या क्या आते हैं
कि भाई साहब इंडिया को अगर पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर में पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा उधर जाना होगा तो बांग्लादेश की परमिशन लेके जाना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने भी सोचा कि यार मतलब एक तो होता है कि अति हो रही है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। अब इनको हम लोगों ने समझाया कि भाई साहब आप लोग कपड़ा बेच के आते हो पूरी दुनिया में। इन्होंने कहा कि बेच के आते हैं साहब। इन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश और नेपाल और भूटान में भी बेच के आते हैं। उन्होंने कहा कि बेच के आते हैं। भाई साहब जाते किधर के हो? इन्होंने कहा कि देखो इधर से वाया रूट होते हुए इधर सीधा नेपाल जाते हैं और इधर सीधा भूटान जाते हैं। हम लोगों ने कहा इनको कि भाई साहब ऐसे है बात, आप लोगों ने पहले बहुत बेच लिया, क्योंकि आप अगर दूसरे देश में जाके चौधराहट करके आ रहे हो, हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं उनके बारे में मन में आ रहा है वैसे बोल के आ रहे हो, और आपको हम इधर से जाने देंगे वाया रूट, मतलब वाया रोड होते हुए। उनको सबसे पहले बात नहीं कहा कि भाई साहब ये बॉर्डर हम लोगों ने सील कर दी है, आप इधर से कपड़ा नहीं बेच सकते। इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसा कर नहीं सकते, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। इन्होंने कहा कि हम लोग उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको कपड़ा बेचने के लिए मना नहीं कर रहे, इधर से नहीं जाओगे। हम लोगों ने जो इस टाइम का माहौल देख रहा है उस टाइम के हिसाब से हम लोगों ने इसको सील कर दिया और कहा कि अगर आपको जाना है तो इधर समुद्र के मार्ग से पूरे देश के राउंड लगाओ, और कोलकाता पोर्ट है, सॉरी मुंबई जो पोर्ट है और जो अपना गुजरात का कांडला पोर्ट है वहां ले जाओ अपने माल को, और वहां से वाया रोड होते सीधा आप लोग नेपाल ले जाओ। अब इनको समझ में आ गया कि यार यहाँ से हम पूरे समुद्र को चक्कर देके पूरे देश इंडिया को चक्कर लगा करके हम लोग गुजरात और मतलब मुंबई पोर्ट पे लाएंगे और वहां से हम लोग बेच के आएंगे, तो इनको एक तो हम लोगों ने यहाँ से आइसोलेट किया। मतलब इनको समझ में थोड़ी सी यहाँ से आएगी भाई साहब हम लोग जो ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे इनका इंडियन इलाज निकालना स्टार्ट कर दिया। इवन ये महोदय पिछले साल ये खार खा रखे थे, इन लोगों ने 35% टैरिफ लगाया, और 35% टैरिफ लगाया तो लोग लगभग आप लोग ये देखना जो मतलब यूरोपियन यूनियन को ये माल बेचते हैं उसके बाद में लार्जेस्ट नंबर में माल बेचते हैं, तो ये अमेरिका को बेचते हैं 8.4 बिलियन का। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था तो इस गारमेंट सेक्टर पे इनके 35% टैरिफ से पड़ा था, अब तक इनका कम नहीं किया अमेरिका ने, वो 35% आज भी है। तो यहाँ से इनकी जो गारमेंट सेक्टर की जो इंडस्ट्री थी वो लगभग चौपट होने की कगार पे आ चुकी थी। सबसे ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ा था इनके गारमेंट सेक्टर पे पड़ा था। इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद में पिछले लगभग 2 साल से मतलब अडानी ग्रुप इन पे खार खा के बैठा हुआ है। भाई साहब ये अडानी से लेते हैं बिजली, जब वहां पे शेख हसीना हुआ करती थी उनसे हमारी अच्छी बनती थी तो अडानी उनको बिजली दे रहा था। अब ये कह रहे हैं भाई साहब, पहले अडानी कह रहा है कि भाई साहब पिछले लगभग 2 साल से आपके पास में 60% पेमेंट मेरा बाकी है, पहले तो वो पेमेंट कर दो आप लोग, अगर आपसे पेमेंट नहीं किया जा रहा तो मैं बिजली काट रहा हूँ। और भारत ने लगभग जो जहाँ पे 24 घंटे बिजली देता था वहाँ काट के 12 घंटे कर दी है इनकी। अब बिजली काटेगी तो इनके उद्योग है जो इनका जो सेक्टर है उस पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इवन यहाँ तक कि इन पे इतना ट्रस्ट नहीं रहा हम लोगों को कि इनकी जो बीच के अंदर जो मतलब कहते हैं ना कि अपन जैसे अपने इसके पैसे मांग रहे हैं ये नहीं दे रहा हमें, तो ये कहते हैं भाई साहब तेरे पे उतर रहे हैं, तू दिलवाएगा इनसे पैसे। वैसे अब कह रहे हैं कि बिजली चाहिए तो यूके ने ये कहा था कि भाई साहब इनको बिजली दे दो, बांग्लादेशियों को पैसा हम दे देंगे, ये नहीं देंगे। तो मतलब इनके इतने बुरे दिन आ चुके हैं। अडानी वालों ने इनकी बिजली जो 24 घंटे थी उसको काट के 12 कर दी, इससे इनके जो उद्योग है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में साथियों जो इस टाइम के अंदर हमारे और इनके बीच में गंगा जल समझौता हो रखा है, वो 30 साल के लिए था और वो इस साल दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। इस साल दिसंबर में कंप्लीट होता है, ये बार बार में जोर लगा रहे हैं कि भाई साहब इसको रिन्यू कर दो, रिन्यू कर दो। हम लोगों ने कहा कि नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो जो सिंधु जल समझौता था पाकिस्तान से वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। वैसे हम लोग इनको कर रहे हैं, इनको हम लोग डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहे हैं पर इनको मल्टीपल फैक्टर से इन पे दबाव बना रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर से इनकी मतलब इनकी हालत इतनी टाइट कर रहे हैं कि इनको लास्ट में एहसास हो जाए कि यार हम लोगों ने भारत के साथ में जो भी कुछ किया वो गलत किया वाकई के अंदर। और हम लोग जो ये एग्रीमेंट हो रखा है गंगा जल समझौता उसको लगभग समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने करेंगे, हमारी जरूरत है, ये हमें चाहिए, पानी हम लोग नहीं दे रहे। अब साथियों बात आती है कि अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये ट्रेड नहीं होता कि भाई साहब इतना धागा हमसे खरीद रहे हैं, तो अगर ये नहीं होगा तो भारत को तो नुकसान होगा। भाई साहब ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो एकदम मतलब नेचुरल बात है कि हम लोग उनको नहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। पर इसका अल्टरनेट हम लोगों ने ऑप्शन निकाल रखा है। ऑप्शन क्या है कि जिस यूरोपियन यूनियन में पहले हम लोग बेचने के लिए जाते थे 12% टैक्स लगाते थे, 12% टैरिफ लगता था, उनके साथ हम लोग फ्री ट्रेड डील करते हैं। फ्री ट्रेड डील का नतीजा ये होता है कि हमारे ऊपर अब 0% टैरिफ लगेगा। हम यूरोप के अंदर मार्केट के अंदर 0% टैरिफ पे बेच सकते हैं। अब बांग्लादेश तो वहाँ का 40% जो 40 बिलियन का मार्केट है वो कवर कर रखा है, भारत ने तो इससे बड़ा नंबर सोच रखा है। यूरोपियन यूनियन का जो टोटल मार्केट है वो लगभग 263 बिलियन का है। हम लोगों ने तो इस पे नजरें लगा रखी हैं कि भाई साहब हम लोग अब यहाँ बेचेंगे, यहाँ का मार्केट बड़ा करेंगे। इवन साथियों इस टाइम में 260 बिलियन का लगभग 2024 में देखोगे, और लगभग यही डाटा अगर 2033 तक जाओगे तो लगभग 400 बिलियन की उनका ये मार्केट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का। हम लोग इस पे नजरें बना रखे हैं।
जितने भी यूरोपियन यूनियन के नेता आ रहे हैं इनको हम लोगों ने गमछे पहना रखे हैं, वो इसलिए नहीं कि भाई साहब अच्छा अच्छा फील होता है, ये हम लोगों ने इसलिए पहना रखे हैं इन लोगों को कि भाई साहब आप लोगों को ये मालूम हो कि ये गमछा जो आप लोग यूरोप में पहनते हो ये हमारे वाला होता है, ये हमारा कपड़ा है, ये बांग्लादेशी को हम लोग बेचते थे आज से पहले धागा, अब नहीं बेचेंगे, अब ये डायरेक्ट हम बेचेंगे आपको। और ये हमारे जो जो सामान है, जो हमारा कपड़ा है, उसकी ब्रांडिंग की जा रही है, उसको मतलब उसका एक तरीके से मतलब मार्केटिंग की जा रही है। और ये हाल ही के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जो मतलब यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष आई हुई थी उर्सुला वोन, उसको भी हम लोगों ने जो गमछा पहना रखा था वो हमारा इंडिया का सिल्क का था, हमारा इंडिया के कॉटन का था। और हम लोग यहाँ से मैसेज दे रहे थे अब आगे से हम लोग कपड़े का मार्केट है वो यूरोपियन यूनियन का हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कोई टारगेट या नॉर्म्स है वो भी डिसाइड कर दिए। भाई साहब हम लोगों ने 2030 तक ये कह दिया कि लगभग 100 बिलियन यूएस बिलियन का मार्केट हम लोग यूरोपियन यूनियन का कवर करेंगे। मतलब अब जो जहाँ 40 बिलियन का बांग्लादेश कवर कर रहा था उसको बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे धागे के पीछे उछल रहा था। हम लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं भाई साहब अब हम लोग कवर करेंगे इसको, आप लोगों को जितना बोलना था उतना बोल लिया। इवन साथियों हमारे जो अलग अलग जो राज्य हैं उनकी अलग अलग मतलब खूबियाँ होती हैं, उनका अलग अलग किसी सामान के लिए उनके पहचाना जाता है, कपड़े के लिए पहना जाता है। जैसे बनारस है, बनारस की साड़ियाँ फेमस होती हैं, गुजरात का मतलब जो कॉटन है वो फेमस रहता है, गुजरात का सूती कपड़ा है वो फेमस रहता है। तो ये अलग अलग स्टेट को अब रोजगार मिलेगा, बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्ट आएगा। और इवन हम लोगों ने जो बांग्लादेश आज ये कह रहा है कि हम लोग धागा नहीं लेंगे, आपके धागे की वजह से हमारा धागा नहीं बिक रहा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चल रही, हम लोगों की हालत खराब हो गई, तो उन्होंने हम लोगों ने भी उनको मैसेज दे दिया कि भाई साहब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जहाँ तुम बेचने जा रहे थे वहाँ ही हम लोग बेचेंगे, धागा हमारा है, हम बनाएंगे, हम बेचेंगे। और ये पूरी आज की साथियों आज की सेशन की ये पूरी कहानी आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और उतने पेशेंस धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।